व्हाई डू दे हैपन? तो सबसे पहले हम वर्क प्लेस इंजरीज की बात करते हैं। वर्क प्लेस इंजरीज का मतलब होता है कि वो इंजरीज जो हम लोग अपने काम करने के समय ड्यूरिंग अ वर्किंग आवर्स, चाहे हम हथौड़ी चलाते हैं, पेन चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, जब इनमें हमको इसमें इंजरी होती है या इसमें ओवरलोड होता है, तो व्हाट ऑल कैन गो रॉन्ग? So this was all started somewhere in the Second World War, where we started to understand what is the concept of ergonomics. Ergonomics basically means, how do we study or how do we extrapolate the body's mechanics to the working environment mechanics. इसमें बहुत से पहलू हैं, और इसका जो शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, जब टैंक्स डिजाइन किए जाते थे, they realized that a lot of these gunners and tank drivers would have problems. So it started by understanding the positioning of the gunning turret, the controls, कुर्सी कैसी होनी चाहिए, ambient temperatures क्या होते हैं, because वहां पे battles sub-zero temperatures में होते थे. So इस प्रकार से ये सारा साइंस शुरू हुआ, एंड उसके बाद धीरे धीरे हमें समझ में आना शुरू हुआ कि फैक्ट्री वर्कर से लेके एक माली हो या एक डेस्क वर्कर हो, हर इंसान की काम से चलते अपने जिस्म के ऊपर कुछ ना कुछ खास प्रकार की रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड दीज रिक्वायरमेंट्स व्हेन लीड टू सम काइंड ऑफ इंजरी और द अदर. सो लेट अस स्टार्ट वेरी क्विकली. सबसे ज्यादा जो लोग इस समय सुन रहे हैं हमें, वो है जो कि कंप्यूटर्स और डेस्क पे काम करते हैं. So desk क्या होता है? Desk is something on which you sit and work. A desk should always be in front of you. It should never be to your side. Everything in your body should be in a radius or in an arc of approximately 40 degrees. So आपके हाथों की जहां तक पहुंच बाहर घूमती है, उसके भीतर भीतर आपका सारा वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, चाहे वो आपका कंप्यूटर है या आपका माउस है या कीबोर्ड है या कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर है. You cannot have a computer on your left or right side and deal with people in the front. That is a strict no-no. So this is a desk on which you sit. Desk की हाइट क्या होती है? Desk की हाइट डिसाइड करती है कि कहां आपके हाथ फ्लैट, एक फ्लैट सरफेस पे काम बैठ सकें, और आपकी एल्बोज और शोल्डर्स जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में हो. एल्बो का न्यूट्रल पोजीशन 90 डिग्रीज है. दिस इज अ 90 डिग्री एल्बो. एज सच, if it can sit on the desk quietly, then we are winning, right? Number 2, desk का सरफेस कैसा हो? डेस्क का सरफेस ऐसा हो और डेस्क के मार्जिन ऐसे हो, कोने ऐसे हो जो शार्प ना हो. शार्प कॉर्नर्स लीड टू नर्व इंजरीज, and surfaces which are extra smooth lead to finger and wrist injuries because the resistance which should come from the bottom is not coming, right? So now कुर्सी कैसी हो? कुर्सी ऐसी हो कि सबसे पहले जो हम लोगों को आदत पड़ गई है ना इन कुर्सियों पे बैठने की, जो घूमती हैं, आगे पीछे होती हैं, जिनके नीचे पहिए रहते हैं. So first thing I tell everybody is a chair should be with nothing. It should be a wooden structure which is stable, which doesn't allow us to swivel and rotate. And if we have to take a rotating chair, it should be one in which there is adequate support. कम से कम 5 या 6 prong होने चाहिए नीचे, और उसकी जो spring mechanism है, it should be such which does not lead to a lot of rear flexibility. Like this chair on which I'm sitting is ergonomically not appropriate. तीसरा, कमर की जो पीछे की हाइट है जिसपे हम कमर को टिकाते हैं, it should reach up to the lower border of your shoulder blades. It should not be too high. It should not be one of those things which sits on top. You know, जैसे thrones होती हैं, कुछ लोगों को शौक होता है, you know, they are very fond of sitting on big chairs, but that's a bad idea. It should not be too short either. It should reach up to the lower border of our shoulder blades, which is approximately 4.5 inches below the height of our shoulder at the back. आपके आर्म रेस्ट कैसे हों? आर्म रेस्ट ऐसे हों जो सॉफ्ट हो. आर्म रेस्ट जरूरी है, क्योंकि आर्म रेस्ट नहीं होगा तो ये जो टेंडेंस शोल्डर के सामने वाले हैं, इनके अंदर परपेचुअल ग्रेविटी एक्शन से पेन होता है. सो आर्म रेस्ट बहुत जरूरी है फॉर डेस्क वर्कर्स. इट शुड बी सॉफ्ट,
It should be soft so that the ulnar nerve, which is traveling from the inside of the elbow, is not rubbed against, and it does not lead to tingling and numbness in the little and the ring finger. And when that happens, it is known as cubital tunnel syndrome. ये दो कारणों से होता है, या तो हम इसे रख के काम करते हैं, या या हमें आदत होती है ऐसे बैठने की या ऐसे सोने की. So these people come to us with the first condition I'm describing is a cubital tunnel syndrome, which means ulnar nerve pressure at this point. That is because we are not supporting it in a soft surface, or we are sitting like this all the time. The other thing which happens out of sitting like this or not supporting is tendinitis over here. So patients will come to doctor, sir, हाथ नहीं उठता, दर्द होती है. So it is diagnosed as a frozen shoulder. But the reason this shoulder is frozen is because the tendon of this muscle known as biceps, which is going into the shoulder, is inflamed. So if you do an MRI, we will see it. And the treatment lies in reduction of that inflammation through physiotherapy, sometimes medications, injections, and rarely through surgery. And the third problem which we often face is that of pain which is at the back of the shoulders. And you know why that comes? That comes because the shoulder blade, जो कि एक फ्री स्ट्रक्चर है, वो एक तरह का घोड़ा है जिसको कहीं बैठने की जगह नहीं है, जिसको सिर्फ लगाम पकड़ सकती है. अगर इस शोल्डर ब्लेड की लगाम सही नहीं है तो शोल्डर ब्लेड रोटेट करेगा, और रोटेट करने की वजह से उसको उसके जो अंदर के कंट्रोलिंग मसल्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, एंड इट लीड्स टू पेनफुल एरियाज ओवर हियर. अगर उनको हाथ लगाएं तो बहुत दर्द होता है, और यही दर्द हाथों में भी उतरता है और कई मर्तबे गर्दन से ऊपर की तरफ भी जाता है. दिस इज नोन एज dyskinesia of the scapula or a sick scapula syndrome. This is the other very commonly seen ergonomic injury. Ergonomic injuries को medical terminology में RSI बोला जाता है, जिसका मतलब है repetitive strain injury. मतलब वो चोटें जो एक काम जो गलत तो नहीं है बट गलत तरीके से किया जा रहा है, अगर हम उसको बार बार करते रहें तो इंजरी बॉडी को हो जाती है. That's number 2. Then we come to what should we be sitting on? हम जिस पे हम बैठते हैं, जो सीट है वो कैसी होती है? तो सीट ऐसी होनी चाहिए कि जब हम उस पे बैठ जाएं तो उसका जो एंड है, जो हमारे घुटने के पिछले हिस्से तक आता है, it should be approximately 3 to 4 inches short of our knee, which means it should cover nearly 3/4 of our thigh, right? The seat should be soft. We should learn to sit vertical on a chair. If you are going to slouch, या हम अपने बटक को कुर्सी के कोने से आगे खींच के और इस प्रकार के वो लाले की तरह बैठेंगे तो फिर हमारे निचली रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है. These are known as lumbagos, and this is an RSI based lumbago or lower back pain, and tailbone में पेन होना जिसको हम लोग की कॉक्सिडाइनिया बोलते हैं. टेलबोन का पेन भी बहुत कॉमन RSI है, जो कि बैठ के कुर्सी पे करने वाले काम लोगों को होता है, राइट? और जब हमारी कुर्सी की जो पैन हाइट है जिसपे हम बैठते हैं वो कितनी ऊंची होनी चाहिए, इसके कुछ फिक्स्ड रूल्स हैं. बट आई थिंक द ओनली रूल इज, जब आप कुर्सी पे बैठें तो आपका घुटना 90 डिग्री पे बेंड होना चाहिए और आपका पैर पूरा जमीन पे फ्लैट होना चाहिए बिना किसी प्रकार के लोड के. दिस इज अ रेस्टिंग पोजिशन ऑफ द लोअर लिम्ब एंड हेंस ऑफ द पेल्विस एंड देयरफॉर ऑफ द लोअर बैक एंड हेंस ऑफ द अपर बैक आल्सो. जब हम कुर्सी पे बैठें और काम करें, 3-4 चीजों का ख्याल रखना है. नंबर 1, सारा टाइम कंप्यूटर पे नहीं देखते रहना है. We should take an eye break. An eye break has to be taken every 3 to 4 minutes. Look at a distant object and look back again so that these muscles don't get exhausted. Number 2, we should keep drinking water. So ये देखिए मेरे पास एक पानी की बोतल पड़ी हुई है. This is a 1 liter bottle. We need to consume three of these in a day. Why so much water? Because the muscles will stay hydrated. And then you will have to get up every hour to use the washroom, which is a necessary walk, and your back will not get loaded. Number 3, this is a great 1 kg weight which we can use to exercise our arms to lift the sides. बैठे बैठे करते रहिए, ठीक है? And the other exercise is to constantly push back on the shoulders one way, push upwards on the shoulder. ये exercise आपको सारे टाइम करनी है, all the time, which means for at least 3 to 4 to 5 minutes every hour that you're sitting.
Try not to sit for more than 1 hour at a stretch. Keep breaking your sitting position. We all know that sitting is the new smoking. Please do not sit for long periods. It's not a good idea. So that is two things. Now, what else is RSI? These were more or less things. So the other RSI areas are pertaining to these, to hands and wrists. Sometimes if we are working on a computer and our mouse involves for us to keep our thumb or hand in a rough area like this, तो इसके नीचे एक नस होती है जिसको कि मीडियन नर्व कहते हैं, वो दब जाने की वजह से ये दो उंगलियां, which is the index finger and the middle finger, these fingers start getting painful and numb. रात को नींद खुलती है, इनके अंदर बहुत चिरमिराहट होती है. If you hang the hand below the bed, the pain improves. This is known as carpal tunnel syndrome, and it is commonly seen, RSI, very commonly seen, usually only responds to surgical management. The other very common thing is pain that you will experience at the base of the little finger over here at this point. Everybody can see me, I hope. So this is known as this is called the Guyon's canal. Guyon's canals. And the Guyon's canal के अंदर जो नस होती है वो दबती है, और जो ऊपर से टेंडन की शीथ है, जो मोजा है जिसमें टेंडन चल रहा है, उसमें इन्फ्लेमेशन आती है और यहाँ दर्द होती है और साथ में ये वाली उंगली सुन पड़नी शुरू हो जाती है. So these are frightful looking issues which are often seen with workplace injuries. The third place which is commonly injured, and this will be the last of the workplace stories, is the lower back. Often मुझे सवाल पूछा जाता है कौन सी कुर्सी अच्छी है, कौन सा गद्दा अच्छा है, और मेरा सवाल होता है जिस पे आराम से बैठा जा सके और जिस पे नींद आए. बाकी सब बकवास है. It's all money making gimmicks. There is no fancy. I can get you blankets. मैं तो कॉयर के गद्दे पे सोता हूँ. I am nearly 60 and I am happy to say that मेरे को कोई ऐसी पेन एक नहीं है. So it is important that we keep our backs in good shape. We should exercise regularly. Yoga किसी प्रकार का, अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो जिम में, लेकिन no overdoing, no falling prey to instructors telling you what to do. You should know, you should meet your doctor before you go if you are past the age of 40, and then decide what all you can do and cannot do. Go easy. योगा बहुत अच्छी चीज है. अगर आपकी कमर स्ट्रांग है और बैठे बैठे कमर की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, बीच बीच में अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं, तो बेहतरीन बात है. One more advice I will give everybody over here, all the teachers, professors, students. एक स्विस बॉल खरीदिए. स्विस बॉल होती है, अगर आप डिकैथलॉन में जाएं तो एक बड़ी सी बॉल फूली हुई रखी रहती है, the big exercise ball. So sit on that. There are 3 or 4 sizes available. Sit on it. The ball on which your foot is fully on the ground, known as plantigrade, is the ball of your size. Buy that. Go on to Google. Put Swiss ball exercises. 15-16 exercises आती हैं. उनका print out निकालिए and start exercising on the Swiss ball early in your life. For all the ladies who are listening, please add 1.5 kg of weight in your exercises of the upper limbs, and 0.5 to 1 kg of weight on your ankles when you walk, if you want to prevent osteoporosis. And for those who have got young children at home, the ones who are in their late teens and early 20s, they should start this preservation now so that they do not get osteoporosis once they are past the age of 45. Ye zaruri. So in brief, this was workplace injury. There's so much more, but I have to touch many more topics. I'll quickly move on to sports injuries. So I have been associated with sports in a big way. I have played for my country for 7 years basketball, and even now I am a professional player. I still play. I am a rider. I play polo. I am a serious mountaineer. I have summited a lot of peaks, and all this has come to me. This is the reason why sports is close to my heart, because I have been one myself. I continue to play sports regularly even now. स्पोर्ट्स इंजरीज में दिक्कत क्या आ रही है कि ज्यादा लोग अब स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, and they are playing more intensively, as a result of which there is more sports injuries. इसके चलते I have been involved with most of the federations, with the Commonwealth Games, with the IPLs, as an advisor to the government and an advisor to the university on how can we structure programs which will help us understand sports injuries better. Can we have courses on it? Ye sab, when the previous chancellor of the university was there, Dr. Paintel, I had given a proposal to him why there should be a teaching program, not just for sports management, but from different aspects of managing sports injuries. Ye bahut zaruri cheez hai, kyunki now children are aware and people are playing. Sports injuries के अंदर
एक बहुत जरूरी चीज आप लोगों के लिए वो ये है कि आप लोग यंग हैं. The ones now I'm addressing the students. The teachers are all young at heart, but the students are young chronologically also. So there is what is known as an achievement triad, which means उसके apex पे student है और एक तरफ उसका parent है और एक तरफ उसका coach है. वो एक प्रकार का तीर है, arrow like this. The parent has his own ambitions. The coach has his own axe to grind कि भाई मुझे क्या करना है. और उस चक्कर में ये जो adolescent athlete है इसको धक्का पड़ता रहता है. एक चीज याद रखिए, ह्यूमन बॉडी में जो यंग एथलीट है वो एक छोटा एडल्ट नहीं है. यंग छोटा, हिज बॉडीज मैकेनिज्म, डेवलपमेंट, मैकेनिक्स, everything is very different from the adult. Therefore, pushing an adolescent athlete into anything which is beyond his capability for our personal needs is a bad idea. ये बहुत हिदायत जरूरी, खुद मैंने बहुत लोगों को ऐसे ट्रीट किया है, and there has been a lot of suffering for very young people on this account. So largely training injuries होती हैं. So gym के अंदर it is difficult to cover so many topics. But remember, treadmill, this is my personal belief. I think treadmills are just very bad ideas. Why? For two reasons. Number one, a treadmill forces you like a boardroom. आप वहाँ बैठे हो, आपको बता रही है इतना चलो, तुमने ये नहीं किया, तुमने फलाना नहीं किया, तुमने ढिमका नहीं किया. These are bad ideas. Secondly, a treadmill has a very high flow reaction force. It injures your ankle, knees, and hips very frequently. Number three, treadmill has this capability of changing the tilt. The minute you start changing, the earth की normal tilt बहुत कम होती है. That is why you don't feel a gradient. For those of you who are climbers will realize that a gradient from 15 to 20 to 30 to 35 degrees can change the way that your lower body reacts, especially when you're going downhill. So treadmill के अंदर inclination is a bad idea. अगर आपको मजबूरन करनी पड़ती है तो इंक्लिनेशन कम से कम 2-3 डिग्री के आसपास रखिए. Don't try to incline it more. Don't try to overachieve on a treadmill. Don't listen to the treadmill or the trainer when they are guiding you. The second thing on training is about elliptical trainers. They are good, they are nice. My personal belief for people who are past the age of 35, आपको elliptical training use करना है तो उसको reverse में use करिए, forward में नहीं, ताकि घुटनों के आगे के portions और hips के आगे के portions के अंदर arthritis ना हो. You should reverse use the elliptical trainer. Avoid forward if you're past the age of 35 and trying out elliptical trainings for the first time. Right? Now, weight training. वेट देखिए, फिटनेस और मसल्स के वो जो शो मसल्स में बहुत फर्क है. When I was young, I used to work hard in a gym and just to keep my sports going. And slowly I started to get interested in climbing. And, I became a member of the NIMS में गया, training हुआ. This is all mid-80s. उसके बाद से then I started climbing in a serious way in different areas, different mountains, peaks. I became a mountaineer from just a trekker. The first thing I realized was कि ये जो मैंने अपने ये show body बना रखी है, this is a bad idea. I need to reduce the total amount of bulked up, beefed up muscle. So a good body is athletic, is sharp, and is cut out well. It doesn't have to be beefy. So upper lower body का ratio सही रहना चाहिए हमेशा. Don't neglect exercises of your lower legs. So you should cycle train yourself. You can cycle train on opposite extremities, on upper back and shoulders, and upper back and leg on one days. But what should be done every day, or at least 5 days in a week, is training for your stamina, cardiovascular training, and training for your core. Core training is very important. मैंने जो Swiss ball आपको बताई है वो सिर्फ core training का मकसद है. The other great object to train with at home for people who are a little on the senior side is what is known as a shoulder exercising band system, which is often sold by the name of a TRX system. Again, if you buy an original TRX, it's very steep. You buy it from one of those Decathlon kind of stores. It's very, very cheap. It comes with a booklet. It's a great shoulder, upper back, and neck exerciser for those people who are constantly working on benches,
or working on tables with computers and stuff like that. Right? I'm a surgeon. I spend most of my day operating. So in a way, these things I have not had the need to do them because I hardly sit on a table. But for those of you teachers who have to do it as per a part of their job, it is important to follow this advice. Then one has to understand what sport are we playing and how can we enhance our sports performance without taking enhancing agents. Hmm? So being a member of WADA, so I know what is doping and what happens with doping and what the side effects of taking steroids and stanozols and protein supplements and what have you. So my big no-no to everything, what is natural is what is good. There will be enough and more people who will come and justify whey protein and a whole lot of other junk. But this is not a class on nutrition. I'm not taking it, but please avoid those things. Understand which muscles are used. Please contact a good sports physiotherapist to teach you. Ye sport mein, this is what is it. For example, if you're a bowler in cricket, the pace of your ball will not come from your shoulder. It will come from the lower back on the opposite side. Therefore, the lower back development is very important. If you're a hockey player, the difference between you and the person who has a ball and moving at the same pace, the same height, is core center balancing at the same pace at which you're running. अगर आप दौड़ रहे हैं तेज, आप भी झुके हुए हैं, वो भी झुका हुआ है, आप कितना झुक पाएंगे जिससे कि पहले आप गिर जाएं? आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैनेजमेंट कोर ट्रेनिंग कैसा है? This is what makes a good player, not just eating all those fancy things or this sports specific training is very important. Please do it under guidance, right? I'm a surgeon, so the sports injury management has undergone a lot of changes. You heard this word arthroscopy a lot when Madam was introducing. It's keyhole surgeries of the joints. I do a fair amount of arthroscopic. Fair is a huge amount of arthroscopic surgery for shoulders, knees, hips, ankles, so that I can return sports people back to their sports earlier and avoid losses of careers. ये बहुत जरूरी है. Make sure that the person whosoever treats you for sports injuries is trained well in it. The team understands how to rehabilitate you back and then make a wise choice. Joint pains. So सबके जोड़ों में दर्द होता है. क्यों होता है? सबसे पहले हमें समझना जोड़ होता क्या है. जोड़ है जहां दो हड्डियां मिलती है, वो जोड़ है, राइट? तो सबसे पहले अगर जोड़ों में दर्द है तो हड्डियों में भी दर्द होता है. हमारे देश में हड्डियों के दर्द का लीडिंग कॉज विटामिन डी की डेफिशिएंसी है. विटामिन डी हमें नियमित रूप से लेना होता है. एक बार चेक कराएं और अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार उसको. So bad is the system of our managing vitamin D in this country, or our body's assimilation patterns, that we have to take it as a supplement all our lives. So once your vitamin D is good, if you are perimenopausal for ladies, which means from the ages of between 47, 48 till 52, get your first bone density done. Based on the bone density results, meet up your doctor and let them prescribe calcium. Please do not medicate yourselves. Vitamin D, yes, but that too only after you've got a primary test. Vitamin D is a fat-soluble vitamin, has negative effects on the liver if it is overloaded. You cannot overload your body with it, right? Number two, the other thing is osteoporosis. So we need to investigate osteoporosis and treat it. It will be surprising for you to hear that osteoporosis as a disease and its side effects kills more people across the world than heart disease and cancer put together. It is such a huge killer. So let us understand this. Let us prevent it by resistance training, which I had said earlier. Young age में weight-based training करनी है. Old age में भी weight-based training करनी है. It will arrest further bone loss, right? And then understanding in perimenopausal times and a perimenopausal time of your life, you should get yourself investigated and take the supplements as per the prescription only, please, right? Arthritis का मतलब होता है कि जो जोड़ों के ऊपर परत है, जो कुदरत ने, the surface which lines the joint,
has one of the lowest coefficient of friction. It's a beautiful, mechanical wonder which nature has made for us. So, when this collagen, the hyaline cartilage which lines the joints, when it starts to wear out, for one reason or the other, is known as arthritis. Largely, broadly, it's two types. One is inflammatory, where there is systemic problems, बाकी body के बाकी हिस्सों में भी तकलीफ होती है. And the other is osteoarthritis or age-related arthritis. And age-related arthritis is more commonly seen in our country in certain joints, for example, our knees, because we don't use our thigh muscles as much. If we were to exercise our thigh muscles regularly, our knees would be spared. We won't have so much of knee arthritis in this country, right? Then similar arthritis can be seen in the hips, in the shoulders, in these joints of the hand, in the lower back. Inflammatory arthritis is what is known as in Indian, इसको हम गठिया बाय बोलते हैं. तो ये जो बाय का गठिया है, जो बहुत से जोड़ों को एक साथ इन्वॉल्व करता है, ये यूजुअली सिस्टमिक होता है. इसके लिए दवा लेनी पड़ती है उस पदार्थ को कम करने के लिए जो कि जोड़ों के अंदर के लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करता है. इसको रिमेटोलॉजिस्ट डील करते हैं, और जब उनको लगता है कि दिस प्रोबेबली नीड्स a surgical intervention, then they are referred to us, surgeons. Now, कैसे avoid किया जाए कि हमें गठिया हो? सबसे पहले active lifestyle. Number 2, regular exercise. Number 3, regular walks, cycling, swimming, everything. Number 4, diet which is good. What is a good diet? Good diet is diet which is rich in antioxidants. So fresh vegetables, green vegetables, red colored vegetables and fruits. For non-vegetarian people, clean, good fish, which is impossible to get now, and making sure that your bones are strong, which means no osteoporosis, good vitamin D, and good muscle exercise. What is the role of medication? Does glucosamine prevent arthritis? Well, it's a big question mark, and there is no single proof that glucosamine has any reparative or reversal role in treating arthritis. In the doses that it is prescribed, 1500 milligrams a day, it is a very mild analgesic and it reduces joint pain. But it is not conclusively proven that either chondroitin nor glucosamine have any long-term effects. But it has a role, it is used, and to some extent, whether as a placebo also, उसका फर्क पड़ता है. दूसरी बात है कोलाजन. सो अनडीनेचर्ड टाइप 2 कोलाजन जो है वो भी बहुत काम की चीज है, रिसेंटली मिलनी शुरू हुई है और फर्क पड़ता है. कुछ माइल्ड और मॉडरेट आर्थराइटिस के अंदर उसको अगर हम लोग बाकी मोडालिटीज, एक्सरसाइज एक्सेट्रा के साथ यूज करते हैं तो जॉइंट की उम्र लंबी हो जाती है एंड वी कैन डिले अ रिप्लेसमेंट सर्जरी. दर्द की दवाइयाँ, दोज आर द ओनली थिंग्स. दर्द की दवाइयों के अपने बड़े साइड इफेक्ट हैं or they are all lethal. Most of the NSAIDs or non-steroidal anti-inflammatory drugs are very lethal to the kidney and to the bone marrow. They suppress the bone marrow also. So please do not over-medicate. एक ज़माने में, बहुत साल पहले की बात नहीं है, हमारे देश में किडनी फेलियर का लीडिंग कॉज ब्रूफिन का माफ कीजिएगा, वोवरॉन की ओवर इंडल्जेंस थी. दर्द हो रहा है, खाए जा रहे हैं, लेडीज खाई जा रही हैं, घर का काम किए जा रही हैं. दैट वाज द प्रॉब्लम. ऑपरेशन, गठिए के लिए ऑपरेशन जो है वो बेसिकली 2 ही टाइप के हैं. अगर आप यंग हैं और आपको गठिया है तो दूरबीन से सफाई की जा सकती है, बट वो बहुत ही स्मॉल सबसेट में की जा सकती है. मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे हैव रीच्ड द स्टेज वेयर medical systems cannot work will have to undergo joint replacement. Joint replacement बहुत बदल चुकी. उसके अंदर navigation, robotics, metallurgy, balance, पेन मैनेजमेंट, अप्रोचेस, सब कुछ बदल गया. संक्षिप्त में ये बोलना चाहूंगा, सक्सेसफुल सर्जरी है और दुनिया में ऑर्थोपेडिक्स में की जाने वाली सबसे ज्यादा सर्जरी घुटने का जिसको हम टेक्निकली प्रत्यारोपण या रिप्लेसमेंट बोलते हैं वो. सो प्लीज it's a good option provided you are there. You don't have to be scared and you can discuss your problems with your doctor and face what is happening. So this is in brief about these 3 topics. I've tried to cover as much as possible. I've tried to keep it as easy as possible without making it sound too technical. But I'm here for questions. आप लोग please एक moderator के through मेरे से सवाल पूछिए. I'll try to answer them for you. Thank you, madam.
Thank you so much for a wonderful session, sir. I request all the participants, please, if you have any doubts or any concerns, you can please post in the chat box and we'll be taking up all the questions one by one. किसी को अगर कोई भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, कोई कुछ जानना है, आप प्लीज चैट बॉक्स में अपना टाइप कर सकते हैं. अगर आपको डायरेक्टली पूछना है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं एंड देन अनम्यूट करके आप सर से खुद भी पूछ सकते हैं. आप में से किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप हैंड रेज करें. आप लोगों को स्पेशली क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हमारे ऑडियंस में आज कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, जिम में इंटरेस्ट है, जिनको एक्सरसाइजेज में इंटरेस्ट है, या कैसे कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं, जिनके या ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिनको गठिए की या घुटनों की तकलीफ है, या उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो जिनके कंधों में और कूल्हों में और उन सब में दर्द रहता है. Any kind of questions, please. You see, there are no questions which are stupid. Every question is bright. It enlightens all of us. Please ask. शालू है, शालू आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं एंड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज. हेलो सर. नमस्कार. आप पूछिए. जितेंद्र जी, आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं चाहे तो, अन्यथा प्रश्न पूछिए डायरेक्ट सर से. तनुजा is asking a question. तनुजा, आप अनम्यूट करके मुझसे डायरेक्टली सवाल पूछ लीजिए. टाइपिंग थोड़ा कठिन होगा with answering these questions. उनका आपका एक्सीडेंट हुआ है, आप पूछ रही हैं, तो आप बताइए क्या इसमें तकलीफ क्या है. सर सर अभी 3 months होने को है. मेरा एक्चुअली अभी एक्सीडेंट हो गया था. टो में फ्रैक्चर था, ऊपर बाउंड था स्किन में, और पैर में जो टो है उधर फ्रैक्चर था. अभी भी 3 months होने को है, लेकिन अभी भी पैर में स्वेलिंग और पेन भी रहता है. अगर मैं चलना अभी स्टार्ट किया है रिसेंटली, तो स्ट्रेन भी काफी रहता है उसमें. मैं नहीं चल पाती हूँ प्रॉपरली. तो आप मुझे प्लीज बताइए कि वो कब तक कवर हो जाएगा. और पेन, बाकी जो मेरे डॉक्टर थे उन्होंने, है एक छोटा ही पार्ट उसका ब्रेक हुआ था, तो उन्होंने बोला कि इन फ्यूचर भी ऐसे रहेगा कि उसमें पेन रहेगा, और वो अपने प्लेस पे जुड़ेगा भी नहीं. वो जुड़ जाएगा लेकिन जैसा वो पहले था नॉर्मल उसमें नहीं जुड़ेगा. तो ऐसा है कि इसके अंदर तनुजा जी, फुट में कई प्रकार की हड्डियां जोड़ होते हैं. अलग अलग फ्रैक्चर्स की अलग अलग ट्रीटमेंट मोडालिटीज रहती हैं. बट बाय एंड लार्ज अगर आपको प्लास्टर से ट्रीट किया गया है तो एक बहुत सेफ सा एक एस्टिमेट होता है कि जितने समय तक प्लास्टर रहा उसके 2.5 गुना समय लगता है उस प्लास्टर डिजीज को रिवर्स होने में. यही एक कारण है कि हम लोग प्लास्टर्स का इस्तेमाल आजकल कम करते हैं कि so swelling and stiffness is going to be a part of this. इसको जल्दी इससे निवारण पाने के लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट का इस्तेमाल करवाना चाहिए, ताकि वैक्स थेरेपी और अल्ट्रासाउंड वगैरह और मोबिलाइजेशन टेक्निक से आप चल सकें. आपको स्पोर्ट शूज में रहना चाहिए, और कंप्रेशन स्टॉकिंग्स मिलती हैं जो बिलो नहीं रहती हैं. उन कंप्रेशन स्टॉकिंग्स को पहन के रखिए और स्पोर्ट शूज में रहिए, ताकि बॉडी के जो फुट का नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ रोलिंग है वो ठीक से रहे. और फिजियोथेरेपिस्ट को इंडल्ज करने में बहुत फर्क पड़ेगा. अगर आपका विटामिन डी लो है तो विटामिन डी का सेवन करें, उससे भी सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग बहुत जल्दी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. थैंक यू सर. रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग पूछना था. हेलो. हाँ जी, पूछिए. सर मेरी मदर इन लॉ की एज 65 ईयर्स है. 68 ईयर्स. तो क्या नी रिप्लेसमेंट इस एज में, जैसे वो डरते हैं कि अभी कामयाब नहीं, सक्सेसफुल हो सकता है इस एज में? जी, सो गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है आपका. नी रिप्लेसमेंट की कोई एज नहीं है. मैं साल में तकरीबन 900 नी रिप्लेसमेंट करता हूँ, तो और पिछले कोई 22 साल से कर रहा हूँ. तो नी रिप्लेसमेंट में मेरी मरीजों की उम्र, यंगेस्ट पेशेंट जिसका हमने किया वो 17 साल है.
And the oldest lady which we did just about 10-15 days ago was 96 years old. तो कोई ऐसी उम्र नहीं है। इसका सवाल का जवाब बहुत सिंपल है और इसका डिसीजन एक्सरे पे बेस्ड नहीं है। अगर आपकी जिंदगी दर्द की दवाओं पे निर्भर है, आपको चलने के लिए हरदम छड़ी की आवश्यकता है, आप उबड़ खबाड़ जमीन से डरते हैं, और सबसे जरूरी बात, अगर आपको लगता है कि आप वैसे परिपूर्ण हैं लेकिन आपके घुटनों की तकलीफ की वजह से या उनकी क्षति की वजह से आपकी जिंदगी में कमजोरी पैदा हो रही है और यू फील दैट यू आर बीइंग लेफ्ट आउट and it is making an effect on your system, then it doesn't matter how old you are. The surgery will be successful because no surgeon will touch you unless he has got a full clearance from his medical colleagues about your capability of handling a surgery. अगर फिर भी डरती हैं तो उनसे बोलिए दोनों घुटने एक साथ ना कराएं, एक एक करके कराएं. She will have much more confidence in the procedure. ओके सर, थैंक यू सर. वेलकम. सर एक चीज और पूछना था. सर मेरे जो है, मेरी एज 40 इयर्स है, मेरे जो है दोनों पैरों में ना घुटने कट कट की आवाजें बहुत आती हैं और मॉर्निंग में तो जब मैं उठता हूँ तो उसके बाद तो मतलब बहुत ज्यादा होती है खट खट. और पैर आप एक काम कर, हाँ जी जी, प्लेट होती है, क्यू प्लेट, क्वाड्रिसेप्स प्लेट, उसके ऊपर अपने थाई मसल्स को एक्सरसाइज करिए, विटामिन डी का वैल्यू कराइए और अगर कम हो तो बराबर कराइए. और आप 6 हफ्ते के लिए कोलेजन, मार्केट में बहुत प्रकार के कोलेजन मिलते हैं, आप अपने डॉक्टर या केमिस्ट से संपर्क करके 6 वीक्स के लिए कोलेजन का कोर्स करिए, which is 1 sachet a day for 6 weeks and you will be relieved. ओके सर, थैंक यू सर. Thank you. Next question please. 1 minute में जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं प्लीज अपना नाम बताइए, इंट्रोड्यूस करिए, एज बताइए, जिससे कि हम सब बाकी लोग भी उससे बेनिफिट ले सके, क्योंकि मे बी सेम क्वेश्चन हो कुछ लोगों का. अपना नाम इसलिए बताइए बिकॉज फॉर आवर रिकॉर्ड्स. हेलो, नमस्ते. हाँ डॉक्टर सुरेंद्र बोल रहे हैं. ये मेरी वाइफ को 99 में थोड़ा सा घुटने में वो हो गई थी, चोट लगी थी बस, और कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज भी उसमें जो है पेन होता है. क्या बात है कि यही समझ नहीं बात आ रही. घुटने का आपने एक्सरे कराया कभी? जी सर, एक्सरे कराया था, कुछ नहीं था. आप एक काम कीजिए. हाँ, मैं आई एग्री विद यू. उम्र क्या है आपकी मिसेस की सर? मिसेस की उम्र है इस समय 50. देयर इज वन पर्टिकुलर व्यू ऑफ द एक्सरे जिसको हम लोग सिंगल लेग वेट बियरिंग व्यू बोलते हैं. जी, आप खड़े होके एक्सरे कराएंगे उनके घुटने का, और जब वो घुटने का एक्सरे हो रहा होगा, दूसरा वाला घुटना वो हवा में उठा लेंगी और बैलेंस के लिए एक कुर्सी या कोई छड़ी वगैरह पकड़ लेंगी. दैट इज द फर्स्ट थिंग टू डू टू अंडरस्टैंड कि लेट ऑनसेट पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस तो नहीं हो रहा. वो इसी व्यू में नजर आता है. हाँ, और तो पेन होता है, पर पेन बताती है कि इस पे छुआ नहीं जाता है उसको. ये है, कोई बात नहीं, आई एम कमिंग टू इट. और अगर वो एक्सरे के अंदर जॉइंट स्पेसेस बरकरार हैं तो फिर उनका एमआरआई कराइए. आई थिंक दैट वुड बी द नेक्स्ट पॉसिबल थिंग, कि अंदर कोई सॉफ्ट टिश्यू रप्चर है जो हील नहीं कर रहा है, तो ये उसका आंसर है. ठीक. But this is the sequence of proceeding. ओके, ठीक. नमस्कार डॉक्टर. More questions, please. जहरा बटूल, आप प्लीज पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके. Yes, sir. Good afternoon, sir. My name is Zahra Batul. अभी हम कॉलेज में हैं. Please carry on. जी, हमें अपने डैडी के बारे में पूछना था कि हमारे जो के साथ अभी 2-3 साल पहले कुछ एक इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उनकी एड़ी में बहुत ज्यादा पेन होता है. बेटा थोड़ा माइक से पीछे होके बात करो, बहुत एको आ रहा है आपका. कहाँ पेन होता है? ज्यादा पेन होता है. किस एरिया में? एड़ी एड़ी मतलब जी जी. और एक्चुअली क्या है कि मतलब वो दवाई खाते हैं तो वो ठीक रहता है, बट वो दवाई को रोक देते हैं तो वो फिर से पेन होने लगता है. तो उन्होंने फादर की एज क्या है बेटा? फादर की 40 है. 40 है, और यंग मैन. तो आप एक काम करो, एक्सरे के अंदर जो भी नजर आए, इट हैज वेरी लिटिल सिग्निफिकेंस. सबसे पहले फादर को एक विटामिन डी का कोर्स करवाओ, फर्स्ट थिंग. नंबर 2, उनको जो भी जूता पहनते हैं उसके अंदर एक फुल लेंथ का सिलिकॉन इंसोल आता है, वो लेके, तो फुल लेंथ का, हाफ नहीं, पूरे लेंथ का सिलिकॉन इंसोल लगवाओ. नंबर 3,
एक लकड़ी का रोलर आता है, वो आपको ये रामदेव साहब की दुकानों में मिल जाएगा। उसके गर्म पानी का सेक करके पैर को उस रोलर पे डाल के उसको रोल करिए, ताकि जो नीचे का प्लांटर फेशिया है, जो नीचे का सॉफ्ट टिश्यू कनेक्ट कर रहा है जो फुट के आर्चेस को, उसको स्ट्रेच मिले। एंड अ फिजियोथेरेपिस्ट कैन बी कॉन्टैक्टेड फॉर यूजिंग लोकल लेजर और अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट along with soft tissue stretches. This is the way to treat this problem. Okay, the first thing is to start the vitamin D course. That is critical in your father's case. Thank you so much, sir. Next, please. So we have got one question in the chat box by Aanchal Mishra. She is Yes. asking, how can we reduce body pain without painkiller? For that, we should know why is there body pain. See, pain is your body's cry. Your body is telling you something is wrong. By killing pain, we are actually letting the disease progress. So, अगर आपको सारे जिस्म में दर्द है बेटा, तो you should find out why. Is it just deficiency of a vitamin? Is there some kind of a tumor which is dissolving your calcium from the bones? Are you suffering from what is known as chronic fibromatosis? Are you suffering from stress-induced fibromatosis? So there are various reasons. Are you on certain medication which gives rise to what is known as enthesitis? Do you have a collagen vascular disorder which is giving rise to these pains and aches? If you have a symptom, pain is not a condition. Pain is a symptom. If you have that, we should find out why. I'll give you one example. This is a very important example. It will help a lot of you. एक जमाने में घुटनों में दर्द होती थी गठिए की, तो हम उसके अंदर ये इंजेक्शन लगा दिया करते थे, स्टेरॉइड और वेस्को सप्लीमेंटेशन का। तकरीबन 1.5-2 साल पहले there was a huge meta-central study which came out and told us that those people on whom these injections were given, in them the process of degeneration of the joint accelerated at 2.5 times, because your normal feedback mechanism है वो आपने काट दिया. So feedback के बगैर body doesn't know where to stop. So if you have pain, find out why there is pain. If your doctor cannot find out, come to me. I'll find out why you have pain. Sir. Till you know that, you cannot be treated. Hello, sir. मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बोलिए. क्या नाम है आपका? सर सर मैं आंचल, जिस अभी जो क्वेश्चन था वो मेरा ही था. एक्चुअली सर मेरे घुटने में पेन है, लेकिन मैं पेन किलर यूज करती हूँ, और जैसे कि जेल्स आते हैं, मतलब क्रीम आती है मतलब घुटने पे लगा के, मतलब ठीक तो हो जाता है सर. लेकिन जैसे कि उम्र कितनी है आंचल? सर मैं 20 साल की हूँ, 20 इयर्स. तो बेटा तुम सबसे पहले जाके डॉक्टर को मिलो और पूछो कि आप पता करें कि मुझे दर्द क्यों है. Okay, sir. This is very important. Usually at your age, it is related to a flat foot or it is related to vitamin D deficiency. Either of these two conditions. Okay. Okay, sir. Thank you. Good afternoon, sir. Sir, मेरी मम्मा ना 52 years की है, उनको ना बॉन्स पर है, हील पर. मैंने थोड़ी देर पहले बेटा जो हील्स पर की बात की थी, ये वही चीज है. आप एक बार इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको उसका जवाब. हाँ जी सर. सर लेकिन उसमें मुझे ये पूछना है कि अच्छा ठीक है. सर लेकिन मुझे ये पूछना था कि उसमें लेजर इज सक्सेसफुल और नॉट. Laser by itself has no role to play. It has to be used along with other modalities, which means, which I told you, all of them, including plantar stretches and all, and taking those precautions. Then a laser will be useful. If a laser is being used, only class 3B laser, minimum class 3B or class 4 laser has to be used. Okay, using a laser of a lesser grade will not work. Make sure when she goes for it, she should ask the person ये class 3B का laser है या नहीं है. उससे कम का laser होगा तो उसका effectivity नहीं है. Any other questions, please? Can I ask one or two very general questions? Yes, ma'am. Please do. सॉरी, ये फ्रैक्चर जब होता है तो क्या वो हमेशा ऑल लाइफ के लिए वीक रह जाता है वो वाला बोन, या बोन जो भी जॉइंट या कोई भी? नहीं मैम, या कंप्लीटली ऐसा नहीं है मैम. बल्कि एक बड़ी मजेदार बात ये है कि जब बॉडी फ्रैक्चर को हील करती है तो जितना उसको ग्लू चाहिए उसको जोड़ने के लिए, वो उससे तकरीबन 3 से 4 गुना ज्यादा ग्लू बनाती है.
And once a fracture is fully consolidated, which means it's fully healed up, it is as strong, if not stronger, than normal bone. If you're perpetually having pain in an old fracture, it means that the soft tissue envelope around the fracture is not in good shape. It needs more exercise. It needs more vitamin D. Calcium is not required. You don't have to take calcium if you have a fracture. The body does not need that calcium. It knows how to repair it. Next question, ma'am. पर सर ये कई बार डिस्लोकेशन होती है या फ्रैक्चर्स होते हैं तो लोग पहलवानों के पास चले जाते हैं उसको सेट कराने पे हड्डी टूट गई तो आप जरा इसके साइड इफेक्ट्स बताओ क्या क्या इसमें नुकसान हो सकता है बहुत लोग जाते हैं कि जो हड्डी टूट देखिए गई मैम, तो ऐसा या है कि मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से हमारे पास इस प्रकार की सेट की हुई हड्डियां आती हैं जो पहलवानों ने करी होती हैं और वो लेप लगा के ऊपर से कसी हुई एक पट्टी बांध देते हैं या कोई पत्ता लपेट के पट्टी बांध देते हैं. इसके अंदर either we are treating skin burns or we are treating a very sinister, a very bad condition जिसको हम लोग VIC या Volkmann's ischemic contracture बोलते हैं. उसमें क्या होता है कि वो पट्टी के बांधने के जरिए से जो उसके आगे का खून का दौरा है, चाहे वो हाथ है या पैर है, वो बंद हो जाता है. उसके बाद अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो उसको काटने की नौबत नहीं आती. और अगर उसका मतलब ये है कि पैर कटेगा नहीं, लेकिन उसके भीतर की जो काम करने की मांसपेशियां हैं वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. द हैंड स्टार्ट लुकिंग लाइक दिस एंड दिस इज वेरी कॉमनली सीन. इट इज नॉट रेयर. सो माय एडवाइस इज लेट द मेडिकल, अगर मोच है छोटी मोटी उसको लेप लगाना है तो ठीक है, बट इफ यू नो द फ्रैक्चर इज देयर, if you know a dislocation is there, it needs attention. It needs, because you see, science does not progress in vain. Science progresses because there is a utility for it. So let us use science where science is required. Sir, one last question from my side. यंग क्राउड बैठा हुआ है यहाँ पर, आप जरा हाई हील्स पहनने के जरा साइड के जो खराब इफेक्ट्स होते हैं वो बता दें अगर होते हैं. Right, very simple. Heels, That's a very simple thing. See, very simple. So for those of us who are students of science, it's very simple. The minute the heel goes up, right? So from a flat structure, the heel goes up. The center of gravity moves forward. ठीक है? जो हमारी बॉडी का वेट ट्रांसमिशन बैलेंस, वेट ट्रांसमिशन एक्सेस है, उसको इस प्रकार से बनाया हुआ है कुदरत ने कि along that section bones are specially designed to take that load. It's a very beautifully made, and it's a living structure. So for those of you who understand Young's modulus of elasticity, there is a perpetual stress-strain relationship of remodeling in the human body, in the bones. तो जब हम लोग हील्स पहनते हैं, उसके चलते फुट के आउटर साइड पे पेन, पैर की छोटी उंगली के पीछे जो हड्डी है उसके अंदर स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, ऊंची पेंसिल हील्स पहनने से जहां पंजों के बेस हैं उसके बेस के ऊपर नस का दब जाना और पैरों का सुन पड़ जाना, उसके ऊपर घुटना, घुटने की जो अगला हिस्सा है जहां पे नी कैप है उसके पीछे आर्थराइटिस आना. If you start wearing long tall heels from a young age, by 35 I can guarantee you severely arthritic knees. उसके बाद क्योंकि बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पेल्विस से आगे शिफ्ट हो जाता है, तो निचली कमर जो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाती है उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है. Those people who insist on wearing them come back to us by the age of 40-45 for spine surgeries. So this is the problem of converting a fashion tool. High heel is a fashion tool. You wear it for 2 hours in a week or 2 hours in 15 days. You don't wear it because your height is less. You should be proud of what you are. Why do you want to be tall? Let the tall man be short for you. Thank you so much. Any other questions, please? मिस हाँ जी मैम, 2 और क्वेश्चंस है. मिस रमा वेंकटेश, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. यस मैम. नमस्ते सर. आई एम ए हाउसवाइफ. मैं 70 प्लस की हूँ. मई महीने में मैं ऐसे ही जस्ट गिर पड़ी मीन्स जस्ट स्लिप हो गया था कॉट एंड सोफा के पास.
तो उससे मेरे राइट साइड के रिब मतलब फ्लोटिंग रिब में स्लाइटली हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था, रिब में, पसली में, हियर ऑन द साइड ऑफ चेस्ट, या राइट साइड के फ्रंट में। तो उन्होंने स्लाइटली हेयरलाइन फ्रैक्चर बोले थे उन्होंने, डॉक्टर ने, और उसके एक्सरे वगैरह करवाया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ ट्रीटमेंट नहीं होने का है, कैल्शियम और अपने को डी विटामिन डी। मैडम अभी आपको क्या प्रॉब्लम है? वी डोंट हैव सो मच टाइम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? एक सेकंड सर प्लीज। तो वो दिए थे, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ नहीं है, ये लॉन्ग रन में ठीक हो जाएगा। पहले तो 1-1.5 महीना मैंने रेस्ट लिया था, अभी 6 मंथ्स हो गए हैं, पेन ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। जनरली मैं योगा भी करती हूँ वीकली 3 डेज, तो मेरा ये स्लाइटली थोड़ा थोड़ा पेन होता है। तो ये मेरा एक फर्स्ट पॉइंट है। और एक पॉइंट है, सवेरे उठने से पूरा बॉडी स्टिफनेस रहता है, धीरे धीरे टाइम होते होते मेरा ठीक हो जाता है। तो ये इन्फ्लेमेशन का कारण हो सकता है क्या, मैं जानना चाहती हूँ। बॉडी आपकी पेन बॉडी में सवेरे अगर स्टिफनेस रहती है, इट कैन बी ईदर बिकॉज ऑफ some medication that you might be on. It can be because of dehydration. That is the most likely cause. Okay. And the third reason it can be there is because of deficiency of levocarnitine in your muscles. So उसकी दवा आती है कार्निश्योर के नाम से, जो आपको मदद देगी। तीसरा आपका विटामिन डी, again very important. You should know your vitamin D levels. Please find out. Okay. And lastly, especially when the weather changes and you wake up with a stiff body, it is usually because the body was cold at night. It has to stay. You have to take extra precautions to keep it warm. Now the next question is about your ribs. So ribs को जो है, क्योंकि ribs के अंदर रेस्ट नहीं होता है, फ्रैक्चर को हील करने के लिए उसे रेस्ट देना पड़ता है जी, प्लास्टर उसको रेस्ट देता है। Because ribs cannot rest, therefore the healing time of rib fractures can be anything between 12 to 18 months. Okay. So this much time you have to give them. Yeah. Okay sir, thank you. 6 months हो गए हैं, तो मुझे थोड़ा सा यही पॉइंट क्लियर करना। That's okay. Thank you. Thank you sir. So I think ma'am, we'll call it a day for today. I need to get back to definitely sir, and we understand so good. So thank you so much sir. Thank you very much for giving your valuable time to us. And questions were handled so patiently, and हम आपको कॉलेज में इनवाइट करना चाहेंगे सर कभी, और आप आइए। और so nice of you. Thank you so much sir once again. Thank you so much. Bye bye. रोहित राय जी, आपकी कोऑपरेशन से, आपकी हेल्प से हम ये वेबिनार। Thank you so much ma'am. Thank you so much. Thank you. Bye. पार्टिसिपेंट्स प्लीज स्टे ऑन। चैट बॉक्स में आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा, तो उसको आप भरेंगे। प्रमोद जी प्लीज, जिनके बच्चों के, जिन लोगों के अपने क्वेश्चंस रह गए हैं, प्लीज मेल इट टू अस and we will be sending it to Dr. Nitiraj ji, and maybe we are able to get your answers from him. जी बिल्कुल। बिल्कुल, हमने चैट बॉक्स में फीडबैक लिंक भेज दिया है, आप लोग उसको अवश्य भरें। जिन श्रोताओं के प्रश्न रह गए हैं या किसी कारण से उनका उत्तर नहीं मिल पाया है, वो निराश ना हो, वो हमें ईमेल कर दें और हम लोग डॉक्टर साहब से उसका प्रश्न, उनका उत्तर लेकर आप तक जरूर प्रेषित करेंगे। थैंक यू। ईमेल आईडी भी लिख दीजिए प्रमोद जी, हम उनसे बच्चों जिनका रह गया है आंसर्स, तो हम सर को भेज देंगे, रोहित राय सर को भेज देंगे, वो आंसर ला देंगे। ओके मैम। जब आप फीडबैक फॉर्म, हाँ जी मैम बताएं। फीडबैक फॉर्म जब आप लोग भरेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ई सर्टिफिकेट जो प्रॉमिस्ड है आपके लिए। प्रमोद जी जरा उसके बारे में बता दीजिए प्लीज। जी आप लोग बहुत ध्यान से अपने इस जो फीडबैक फॉर्म है उसमें ईमेल सही डालिएगा, नाम जो आप सर्टिफिकेट पे चाहते हैं, संस्था का नाम जो भी सर्टिफिकेट पे चाहते हैं वह अच्छे से भरे। पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, अन्यथा जिस तरह से आप भरे रहेंगे, अगर कुछ आपने गलत किया तो सर्टिफिकेट में वही अंकित होके आएगा। आपको सर्टिफिकेट शाम तक मिल जाएगा। आप लोग अभी इसे भरेंगे और जो अंत में दिया गया है कि आप अपना सुझाव दे, सजेशंस दें, तो सुझाव भी आप दे सकते हैं। वहां भी चाहे तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं कि मैं यह प्रश्न पूछना चाहता था, यह रह गया, कृपया इसका उत्तर प्रदान करें। और ईमेल आईडी हमने चैट बॉक्स में डाल दिया है, enablingunit@maitreyi.du.ac.in। इस पे आप हमें अपने प्रश्न भेज देंगे तो हम सीधे डॉक्टर साहब से इसको पूछ करके आपको बता देंगे। प्रमोद जी फोटोग्राफ करा लो प्लीज। जी हाँ, वही
आप सभी से आग्रह है कि आप लोग अपने फोटोग्राफ, अपना वीडियो ऑन कर लें फोटोग्राफ्स के लिए। जी जी सर नमस्ते, बागला सर नमस्ते। जी प्रेमचंद जी का प्रश्न रह गया है, लेकिन चिंता ना करें, आप हमें प्रश्न आपका तो भेजिए। सबसे पहले पहुंचा। हाँ हाँ, प्रेमचंद जी का जरूर प्रश्न लिया जाएगा। और जितेंद्र जी के लिए बधाई संदेश है, उन्होंने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। उनके लिए इनाम यह दिया जाता है कि अगले जो भी हमारा वेबिनार होगा उसमें उनको वाइल्ड कार्ड से एंट्री दी जाएगी, उन्हें डायरेक्ट एंट्री दी जाएगी। थैंक यू सर। कुछ लोगों का वीडियो अभी भी ओपन नहीं है, प्लीज आप लोग सहयोग करें। सुशील सर बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम अपने आ रहे हैं जिससे बहुत नॉलेज मिल रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी थैंक्स अ लॉट। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैम अभी कोई सूचना देनी है अगले वेबिनार की कब हो रही है, कुछ ऐसा, या इसके आपको बाद? भी बहुत बहुत करेंगे धन्यवाद सर, सर। एग्जाम्स की बात करेंगे, एग्जाम्स के बाद। और इतना अच्छा इंफॉर्मेटिव आपने ये वेबिनार कराया, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आप आए हमारे से, आप लोगों से ही हमारे वेबिनार्स की सक्सेस है सर, दैट्स सो गुड। तो आप लोग टच में रहिए, डेफिनेटली हम एक और वेबिनार के साथ आएंगे दिसंबर के मंथ में, और उसमें हमारे मैक्स हॉस्पिटल से ही हमारे पास स्पीकर होंगे। और थोड़ा सा और अपने जान पहचान के लोगों को भी कहिए, थोड़ा सा ऑडियंस का नंबर हमारे पास बढ़ना चाहिए, क्योंकि इतने शौक से हम करते हैं, इतनी मेहनत हम करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास ऑडियंस भी प्रॉपर होनी चाहिए। हमारा पर्पस सर्व नहीं होता अगर हमारे पास ऑडियंस पूरी नहीं होती है। ओके ओके मैम। आप अपने अपने ग्रुप्स में डालिए, लोगों को इनवाइट करिए, अपने क्वेश्चंस Yes, पूछिए। एक्चुअली सारा वेबिनार का जो सक्सेस होता है वो क्वेश्चन आंसर से बनता है। जी नेचुरली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात। जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, प्लीज आप सब लोग अपने अपने ग्रुप्स में डालिए, अपने रिश्तेदारों से कहिए, कोई ये स्टूडेंट्स और उससे रिलेटेड नहीं है, ये तो दिस इज एन अवेयरनेस प्रोग्राम है ना माय कॉलेज। आप जितने लोगों को जोड़ सकते हैं इससे जोड़िए। जी बिल्कुल, और आप लोगों के आगमन से, इन वेबिनारों में आपकी उपस्थिति से आप सभी को यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आपने जो फीडबैक दिए उन सब के कारण, बहुत सारे जो मैत्रेयी के कार्यक्रम हैं उनके कारण मैत्रेयी को अभी हाल फिलहाल में A++ की ग्रेडिंग मिली है नैक से। तो यह अत्यंत खुशी का विषय, अत्यंत हर्ष का विषय है, और मुझे लगता है हम अपने श्रोताओं से यह साझा करें। आप लोगों से बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, जिस तरह से आप लोग स्नेह प्यार और हमारे वेबिनारों में आपका लगाव बना हुआ है, वैसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ऐसी आशा है। जैसा कि मैम ने आपसे रिक्वेस्ट किया, होता क्या है कि हमें चाहे 100 लोग जुड़े चाहे 500 जुड़े, काम वही करना है, उतना ही मेहनत लगता है। तो हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोगों तक यह बात पहुंचे जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं। साथ ही वैसे इसका लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यूट्यूब पे भी है। अगर आपने किसी ने मिस कर दिया अथवा आप चाहते हैं किसी को भेजना, तो इनेबलिंग यूनिट के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, आप अपने ग्रुप में कहीं भी भेजेंगे तो और लोग लाभान्वित होंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि इसका अधिक से अधिक जगहों पे प्रचार हो, प्रसार हो, और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो। अभी ये हेल्थ से रिलेटेड वेबिनारों का सिलसिला एक तरह से इस सत्र का प्रारंभ हो रहा है। आगे भी हम अच्छे अच्छे वेबिनारों के साथ आएंगे। दूसरा वेबिनार है संभवतः प्राची मैम कंफर्म बता पाएंगी। बाकी आगे भी अनेक वेबिनार होने हैं, तो आप लोग इसमें जुड़े रहें और अपना बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें। जिस विषय पे आप चाहते हैं वेबिनार हो, आप फीडबैक लिंक में आप उसको लिख सकते हैं कि हमें इस विषय पर अगर वेबिनार होता है हमारे लिए यूजफुल होगा। विशेष तौर से हेल्थ से रिलेटेड होना चाहिए, कोई भी टॉपिक तक के लिए। आज की टॉक के बाद कोई पहलवान के पास नहीं जाएगा अपनी हड्डी जुड़वाने के लिए, सब सीधे डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि उनको नहीं आता है, वो पता नहीं क्या कर देते हैं, उसके बाद बहुत लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स आती है। तो इसलिए मैंने ये जानबूझ के क्वेश्चन पूछा था प्रमोद जी, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं जी हम तो उनसे करवाए हैं, उनसे मालिश करवाए हैं। मालिश करने का तरीका ही उनका इतना खराब होता है कि बहुत डैमेज होता है, फर्दर डैमेज। बिल्कुल, तत्काल में रिलीफ हो सकता है, लेकिन वो दूरगामी उसके नुकसान हो सकते हैं। लिहाजा आप अवश्य इन सब के चक्कर में ना पड़े, डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाएं। जैसे अभी कुछ देर पहले किसी ने प्रश्न पूछा था, वो डॉक्टर साहब तो नहीं एड्रेस कर पाए। उनका कहना था कि 15 दिनों से उनके हाथ में जो है हथेली, जो राइट रिस्ट है, उसमें दर्द है।
तो मेरे हिसाब से इसमें देर नहीं करना चाहिए, अविलंब उन्हें किसी डॉक्टर को, किसी ऑर्थोपेडिक जो जानकार है उनसे मिलना चाहिए, और ये आसानी से समय से अगर कोई भी डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो कोई भी बीमारी हो उसका इलाज आसानी से हो सकता है, देर करने से गंभीर हो सकता है। ठीक है मैम, अब और कोई सूचना देनी है इनको? नहीं, बस हम इसको ऑफ करते हैं, और आई होप सबने फीडबैक फॉर्म टाइमली भर देंगे सब लोग, और सबके पास सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा। किसी को अगर फीडबैक फॉर्म नहीं मिला है तो अभी भी मैं ग्रुप में फिर से प्रेषित कर रहा हूं, आप लोग अवश्य भर दें उसे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लोज करते हैं, थैंक यू ऑल वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ विद अनदर वेबिनार। जी मैम, धन्यवाद। खत्म फीडबैक फॉर्म भी करना था।